नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम मारवाड़ के इतिहास में जोधपुर के राठौड़ वंश से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों पर अध्ययन करेंगे। राजस्थान स्टेट में होने वाले लगभग सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो वीडियो को बड़े मनोयोगपूर्वक लास्ट तक देखना। पसंद आए तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो लगातार नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम राव सिंह के बारे में जानेंगे, जो राठौड़ वंश के संस्थापक व मूल पुरुष माने जाते हैं। ये कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के पुत्र थे और राव सिंह ने सर्वप्रथम पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित किया था। और इनके बारे में एक चीज़ और हमें याद रखना चाहिए कि जोधपुर के जो राठौड़ वंश के शासक थे, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी थी नागनेची देवी। तो ये 3-4 चीज़ें हमें प्राथमिक जानकारी के रूप में हमें याद होना जरूरी है कि राव सिंह ही राठौड़ वंश के संस्थापक और मूल पुरुष थे और कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के राव सिंह जो हैं ये पौत्र थे और सर्वप्रथम राव सिंह ने पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित किया था। इसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राठौड़ वंश के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। तो हमारा यहाँ आंसर होता है रावचुंडा, जो राठौड़ वंश के प्रथम प्रतापी शासक थे जिन्होंने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। अब हम थोड़ा राव जोधा के बारे में जानेंगे। इनसे संबंधित 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो राव जोधा जो थे, इन्होंने 1438 से 1489 ईस्वी तक जोधपुर में शासन किया था। 1453 ईस्वी में मंडोर पे राव जोधा ने अधिकार किया था और राव जोधा ने 1459 ईस्वी में चिड़िया टूक पहाड़ी पर जोधपुर दुर्ग यानी मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और राव जोधा ने ही जोधपुर शहर की स्थापना 1459 ईस्वी में की थी। तो इनसे संबंधित 3-4 क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। एक तो पूछ लिया जाता है कि जोधपुर दुर्ग को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर होता है मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से। जोधपुर दुर्ग या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है, तो चिड़िया टूक पहाड़ी पे। और किसने बनाया था, तो राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर दुर्ग का निर्माण चिड़िया टूक पहाड़ी पे करवाया था। और साथ ही जोधपुर शहर की स्थापना कब की गई और किसने की, तो जोधपुर शहर की स्थापना 1459 में राव जोधा के द्वारा की गई। और राव जोधा से संबंधित एक चीज़ ये कि 1453 ईस्वी में राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार किया था। तो ये 3-4 चीज़ें हमें एग्जाम की दृष्टि से याद होना ज़रूरी है। अब हम थोड़ा राव मालदेव के बारे में पढ़ेंगे। राव मालदेव से संबंधित हमसे 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। राव मालदेव के पिता थे राव गांगा। अपने पिता राव गांगा जी की मृत्यु के बाद राव मालदेव 5 जून 1531 ईस्वी को जोधपुर की गद्दी पे बैठे थे और राव मालदेव का राज्याभिषेक किया गया था सोजत में। और उस समय जब राव मालदेव का राज्याभिषेक किया गया था, उस समय मुगल बादशाह जो था दिल्ली में, वो था कौन, हुमायूं। राव मालदेव राठौड़ वंश के प्रसिद्ध शासक हुए थे। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार चहुं ओर किया तथा नागौर, अजमेर, सिवाना, जालोर एवं बीकानेर आदि को अपने राज्य में राव मालदेव ने मिलाया था। इनका विवाह हुआ था उमादे से। इनकी पत्नी उमादे थी। रूठी रानी के नाम से ये प्रसिद्ध थी। इनका विवाह जैसलमेर के शासक रावल लूणकरण की पुत्री उमादे से हुआ, जो विवाह की पहली रात से ही आजीवन अपने पति से रूठी रहीं। वे रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई और उन्होंने तारागढ़ दुर्ग यानी अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है, इसमें अपना जीवन गुजारा था। और इनके बारे में ये बिल्कुल एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो उमादे। और उमादे मालदेव की पत्नी थी जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है और जैसलमेर के शासक रावल लूणकरण की ये पुत्री थी। ठीक है। और आजीवन ये अपने पति से रूठकर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रही थी। ओके। इसके बाद में बात की जाए, राव मालदेव ने मेवाड़ में दासीपुत्र बनवीर को हटाकर महाराणा उदय सिंह को सिंहासन पर बैठाने में पूरी सहायता की थी। और राव मालदेव ने सन 1541-42 ईस्वी में बीकानेर के नरेश राव जैत सिंह को हराकर बीकानेर पे अधिकार किया था। ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, राव मालदेव ने बीकानेर पे अधिकार कब किया था, तो 1541-42 ईस्वी में। और पूछा जाता है राव मालदेव ने 1541-42 ईस्वी में बीकानेर पे जो अधिकार किया था, तो कौन से शासक को हरा के किया था, तो राव जैत सिंह को हराकर राव मालदेव ने बीकानेर पे 1541-42 ईस्वी में बीकानेर पे राव मालदेव ने अधिकार किया था। अब इनके बारे में गिरी सुमेल युद्ध, जो इनका प्रसिद्ध युद्ध था, इससे संबंधित प्रमुख घटना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गिरी सुमेल युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, तो
43 ईस्वी की बात है। दिल्ली में अफगान बादशाह शेर शाह सूरी ने मालदीव पर चढ़ाई की थी। 1543 में चढ़ाई की थी। युद्ध तो जनवरी 1544 में हुआ था। और इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण था कि मुग़ल बादशाह हुमायूं जो था, हुमायूं शेर शाह से हार गया था। और हुमायूं जब शेर शाह से हार गया था तो सहायता लेने के उद्देश्य से यह मारवाड़ आया था 1542 ईस्वी में मालदेव के पास। यहाँ पर राव मालदेव ने हुमायूं का उचित आदर सत्कार किया तथा उन्हें सहायता देने का वचन भी दिया। लेकिन बाद में हुमायूं तो अमरकोट चला गया। पर इसी खिज के कारण शेर शाह ने इस पे मालदेव पे यहाँ आक्रमण किया था। 1543 ईस्वी को दिल्ली के अफगान बादशाह शेर शाह सूरी ने मालदीव पर चढ़ाई की थी। राव मालदेव ने शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार न कर उनका प्रतिरोध किया था और जैतारण के निकट गिरी सुमेल नामक स्थान पर जनवरी 1544 ईस्वी में दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सूरी की बड़ी कठिनाई से विजय हुई थी और इस बाद में इस पे सूरी ने कहा था, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शेर शाह सूरी ने कौन से युद्ध के बारे में कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती। तो हमें याद रखना चाहिए जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था जनवरी 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी व मालदेव के मध्य जैतारण के निकट गिरी सुमेल नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ था, इसी युद्ध में शेर शाह सूरी की बड़ी कठिनाई से विजय हुई। और इस विजय के उपलक्ष्य में, इस युद्ध के उपलक्ष्य में गिरी सुमेल युद्ध के बारे में शेर शाह सूरी ने कहा, क्योंकि हारने वाला था, यहाँ मालदेव जीतते जीतते बच गया और शेर शाह हारते हारते बच गया। बस बड़ी कठिनाई से, बड़ी मुश्किल से शेर शाह सूरी की यहाँ विजय हुई थी। तो इस कारण से शेर शाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती। साथ ही इस युद्ध के बारे में एक चीज़ और हमें याद रखना चाहिए, यहाँ जैता और कुंपा नाम के दो सैनिक थे। राव मालदेव के सबसे विश्वस्त और वीर सेनानायक थे जो इस गिरी सुमेल युद्ध में मारे गए थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उन दो सेना नायकों के नाम बताइए जो गिरी सुमेल युद्ध में मारे गए थे, या फिर राव मालदेव के उन दो सेना नायकों के नाम बताइए जो गिरी सुमेल युद्ध में मारे गए थे। तो जैता और कुंपा हो जाता है। ठीक है। और इसके सिवाय जो राव मालदेव थे, यहाँ से ये युद्ध तो शेर शाह सूरी ने जीत लिया और इस युद्ध में मालदेव के सबसे विश्वस्त वीर सेनानायक जैता और कुंपा मारे गए। इसके बाद शेर शाह ने जोधपुर के दुर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार वहां पे कर लिया और वहां का प्रबंध जो जोधपुर का था वो शेर शाह सूरी ने खवास खां को संभलवा दिया था। और मालदेव ने कुछ समय बाद पुनः समस्त क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था और 7 नवंबर 1562 ईस्वी को मालदेव की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें मालदेव के बारे में याद रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे मालदेव के छठे पुत्र राव चंद्रसेन के बारे में। तो इनके बारे में हमें विस्तार से थोड़ा अध्ययन करना चाहिए क्योंकि इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन जरूर ही पूछ लिया जाता है। तो राव चंद्रसेन जो थे, इन्होंने ये 1562 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने और 1581 तक ये रहे। 11 जनवरी 1581 को इनका देहांत हुआ था। इनका राज्याभिषेक किया गया 11 नवंबर 1562 ईस्वी को। ठीक, ऐसा पहला राजस्थानी शासक था जिसने मुगल विरोधी अभियान को गंभीरता से प्रारंभ किया था और ऐसा अंतिम राठौड़ शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। राव चंद्रसेन ने परिस्थिति जन्य अभाव में भी मुगलों की शक्ति से संघर्ष करते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। इस मायने में वे मुगलों के प्रतिरोध करने में राजपूत शासकों का आदर्श भी कहे जाते हैं। राव चंद्रसेन की मुगल विरोधी कार्रवाइयों के कारण चंद्रसेन को मेवाड़ के राणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। ठीक है। और राव चंद्रसेन ऐसे प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया था और खुले युद्ध के स्थान पर छापामार युद्ध प्रणाली का महत्व स्थापित करने वाले राव चंद्रसेन राणा उदय सिंह के बाद में दूसरे शासक थे और इसी प्रणाली का राणा प्रताप ने बाद में अनुसरण किया था। तो ये चीज़ें हमें राव चंद्रसेन के बारे में विदित होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे अकबर के द्वारा आयोजित नागौर दरबार के बारे में, जिसका आयोजन अकबर ने नवंबर 1517 ईस्वी में नागौर में किया था
और इसमें अधिकतर राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। राव चंद्रसेन भी नागौर दरबार में आए थे, लेकिन इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और ये स्वयं जो हैं ये भाद्राजन यहाँ से चले गए थे। ठीक है, और भाद्राजन जाने के बाद में सारण के पर्वतों यानी सोजत के में जो सचियाप नामक स्थान है, यहाँ पर इनका जनवरी 1581 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हुआ और यहीं राव चंद्रसेन ने मतलब अंत में सारण के पर्वतों में अपना निवास कायम किया और यहीं सचियाप नामक स्थान पर 11 जनवरी 1581 ईस्वी को राव चंद्रसेन का अचानक स्वर्गवास हो गया था। और सारण में राव चंद्रसेन जिस स्थान पर इनकी दाह क्रिया की गई थी उस जगह इनकी संगमरमर की एक राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा बनाई हुई है जो अब तक विद्यमान है और उसके आगे 5 स्त्रियां खड़ी हुई हैं। तो इससे प्रकट होता है कि राव चंद्रसेन के पीछे 5 सतियां भी हुई थी। ठीक है, और राव चंद्रसेन ही अकबरकालीन राजस्थान के प्रथम मनस्वी वीर और स्वतंत्र प्रकृति के नरेश थे और महाराणा प्रताप ने इन्हीं के दिखलाए मार्ग का अनुसरण किया था। वास्तव में उस समय राजपूताने में महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन 2 ऐसे स्वाभिमानी वीर थे जो अकबर की आंखों के कांटे बने हुए थे। ठीक है, राव चंद्रसेन ने सिवाना की पहाड़ियों का आश्रय लेकर मुगल सेना से टक्कर ली थी और चंद्रसेन अंतिम राठौड़ शासक था जिसने अकबर की अधीनता को नकारते हुए कष्टों के मार्ग को अपनाया था और इनकी मृत्यु के साथ ही राठौड़ों की स्वाधीनता का स्वप्न भी समाप्त हो गया था। तो राव चंद्रसेन के बारे में ये बातें बिल्कुल याद रखने योग्य हैं। इनके बाद में राव चंद्रसेन के बड़े भाई जो थे राव उदय सिंह, ये यहाँ के शासक बने 1583 ईस्वी में। इन्हें 4 अगस्त 1583 ईस्वी को जोधपुर का शासक बनाया गया और किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ये राव चंद्रसेन के बड़े भाई थे। इनका इतिहास राव चंद्रसेन से विपरीत है। ये जो थे राव उदय सिंह, ये जोधपुर के ऐसे प्रथम शासक थे जिसने मुगल अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री मानीबाई का विवाह शाहजादा सलीम से कर मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जहां राव चंद्रसेन ने मुगलों का अकबर का विरोध किया था, वहीं इनके भाई ने उल्टा काम किया और ये अकबर की अधीनता इन्होंने स्वीकार की। अकबर ने इन्हें 4 अगस्त 1583 ईस्वी को जोधपुर का शासक बनाया था। राव उदय सिंह ऐसे जोधपुर के प्रथम शासक थे जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री जिसका नाम था मानीबाई, इसका विवाह राव उदय सिंह ने शहजादा सलीम से कर मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। एग्जाम में पूछा जाता है राठौड़ वंश में ऐसे कौन से शासक थे जिसने सबसे पहले मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध किए थे? तो राव उदय सिंह ने शहजादा सलीम से किया था। तो ये हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से याद रखना ज़रूरी होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में, जिन्होंने 1638 से 1678 ईस्वी तक यहाँ पे अपना शासन किया था। महाराजा जसवंत सिंह के पिता का नाम था महाराजा गज सिंह और महाराजा जसवंत सिंह का राज तिलक किया गया कहाँ पे? आगरा में। और इनके काल की प्रमुख घटना है धर्मत का युद्ध। तो ये धर्मत का युद्ध क्या था, कैसे हुआ, किन किन के बीच हुआ, इनके बारे में हमें जानना जरूरी होता है। मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्रों औरंगजेब व दारा शिकोह के मध्य उत्तराधिकार हेतु अप्रैल 1658 ईस्वी में मध्य प्रदेश के उज्जैन में यह धर्मत का युद्ध हुआ और इस युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने दारा शिकोह की शाही सेना का नेतृत्व किया था और इस युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ था। तो ये धर्मत का युद्ध जो है इसके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यह युद्ध हुआ था अप्रैल 1658 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध के होने के पीछे कारण था औरंगजेब व दारा शिकोह के मध्य उत्तराधिकार हेतु यह विवाद था, इसी कारण यह युद्ध हुआ था। और मुगल बादशाह शाहजहां के ये पुत्र थे औरंगजेब और दारा शिकोह, इनके मध्य उत्तराधिकार हेतु 1658 ईस्वी में मध्य प्रदेश के उज्जैन में यह युद्ध हुआ और इस युद्ध में जसवंत सिंह प्रथम ने दारा शिकोह की शाही सेना का नेतृत्व किया था। इनके बाद में हम बात करेंगे मूलनोत नैन सिंह की, जो जसवंत सिंह के मंत्री और साहित्यकार थे, जिसे राजस्थान का अबुल फजल या फिर राजपुताना का अबुल फजल के नाम से जानते हैं। तो मूलनोत नैन सिंह का जसवंत सिंह से विवाद हो गया था। ये जसवंत सिंह के मंत्री और साहित्यकार थे और जसवंत सिंह से विवाद होने के कारण
राव जसवंत सिंह ने इन्हें कारागार में डाल दिया था और कारागार में ही मोणोत नैन सिंह की मृत्यु हुई थी। मोणोत नैन सिंह के दो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, इन्हें हमें याद रखना चाहिए। एक तो नैन सिरी ख्यात और दूसरा मारवाड़ परगनारी विगत नामक दो ऐतिहासिक ग्रंथों की मोणोत नैन सिंह ने रचना की थी। एग्जाम में पूछा जाता है तो ये हमें याद होना जरूरी है। और इसके बाद में महाराजा जसवंत सिंह का देहांत हुआ था 28 नवंबर 1678 को अफगानिस्तान के जमरूद में। और इनकी मृत्यु पे औरंगजेब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, एग्जाम में पूछा जाता है। जब महाराजा जसवंत सिंह का देहांत 18 नवंबर 1678 ईस्वी को जमरूद अफगानिस्तान में हुआ था तो उसकी मृत्यु के उपलक्ष्य में औरंगजेब ने कहा था आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया है, यानी आज धर्म विरोध का दरवाज़ा टूट गया है। तो ऐसा किसने कहा था? औरंगजेब ने कहा था। और किसके लिए कहा था? तो महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु जब हुई थी तब औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया है। पीछे हमने देखा था कि गिरी सुमेल युद्ध के बारे में जो मालदेव के साथ शेरशाह सूरी का हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की बड़ी कठिनाई से जीत हुई थी। तो शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल युद्ध के बारे में कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बिंदु है, वो याद रखना चाहिए हमें। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि महाराजा जसवंत सिंह के देहांत के उपलक्ष्य में औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया है। तो ये दोनों बातें हमें याद रखनी चाहिए। और महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु जब हुई तो उनके कोई जीवित संतान या उत्तराधिकारी न था और इसी कारण औरंगजेब ने जोधपुर राज्य को खालसा घोषित कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। औरंगजेब ने जोधपुर राज्य को खालसा घोषित कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था क्योंकि महाराजा जसवंत सिंह के कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं था। इसी कारण औरंगजेब ने जोधपुर राज्य को खालसा घोषित किया और अपने साम्राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अब हम बात करेंगे महाराजा अजीत सिंह के बारे में। महाराजा अजीत सिंह जसवंत सिंह के पुत्र थे और इनका जन्म 19 फरवरी 1679 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद लाहौर में हुआ था। ठीक है। जोधपुर के राठौड़ सरदारों द्वारा बालक अजीत सिंह के जोधपुर का शासक बनाने की मांग करने पर औरंगजेब ने इसे टाल दिया और अजीत सिंह को परवरिश हेतु दिल्ली बुलवा लिया। ठीक है। और यहाँ पे अजीत सिंह को दिल्ली में रूप सिंह राठौड़ की हवेली में रखा गया। एग्जाम में पूछ लिया जाता है जब औरंगजेब ने अजीत सिंह को दिल्ली में बुलाया था तो वहाँ दिल्ली में अजीत सिंह को कहाँ पे रोका था, किसकी हवेली में रोका था? तो हमें याद रखना चाहिए अजीत सिंह को दिल्ली जब औरंगजेब ने बुलाया था परवरिश का बहाना लेकर, तब उसे अजीत सिंह को रूप सिंह राठौड़ की हवेली में रखा था। लेकिन ये औरंगजेब की चालाकी थी और इस चालाकी को राठौड़ वीर दुर्गादास व अन्य सरदारों ने औरंगजेब की चालाकी को भांप लिया और चालाकी को भांप कर अजीत सिंह को बाघेली नामक एक महिला थी जिसकी मदद से औरंगजेब के चंगुल से निकाला। और बाघेली नामक महिला की मदद से औरंगजेब के चंगुल से निकालकर इन्होंने सिरोही के कालिंदी नामक स्थान पर जयदेव नामक एक ब्राह्मण था, उनके घर इन्हें भेज दिया गया। दिल्ली में एक अन्य बालक को नकली अजीत सिंह के रूप में रखा गया और बादशाह औरंगजेब ने उस बालक को असली अजीत सिंह समझते हुए उसका नाम रखा था क्या? मोहम्मदी राज। एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि अजीत सिंह को बचाने के लिए कौन सी एक महिला ने सहायता की थी, उसका नाम, तो उस महिला का नाम था बाघेली नामक महिला थी। और बाद में अजीत सिंह को वहाँ से निकालकर कहाँ पे रखा गया, कहाँ? तो सिरोही के कालिंदी नामक स्थान पर जयदेव ब्राह्मण के घर जो है वो अजीत सिंह को रोका गया था। ठीक है। मारवाड़ में भी अजीत सिंह को सुरक्षित न देखकर वीर राठौड़ दुर्गादास ने मेवाड़ में शरण ली थी। और किसके पास ली थी? मेवाड़ के उस समय महाराणा थे कौन? राज सिंह। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास इन्होंने शरण ली और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह के निर्वाह के लिए दुर्गादास को केलवा की जागीर प्रदान की थी। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बिंदु है। मेवाड़ के उस समय महाराणा थे राज सिंह और राज सिंह ने अजीत सिंह के निर्माण के लिए दुर्गादास को जागीर प्रदान की थी और वो जागीर प्रदान की थी कहाँ की? केलवा की। ठीक है। अब हम
बात करेंगे कि महाराजा अजीत सिंह ने मुगल बादशाह फर्रुख शेर से संधि कर ली थी बाद में, ठीक है। किससे? मुगल बादशाह फर्रुख शेर से महाराजा अजीत सिंह ने संधि की और अपनी लड़की जिनका नाम था इंद्र कुंवरी, इसका विवाह बादशाह फर्रुख शेर से महाराजा अजीत सिंह ने करवा दिया था। और इसी बात को लेकर 23 जून 1724 ईस्वी को महाराजा अजीत सिंह की हत्या, उनके छोटे बेटे का नाम था बख्त सिंह, इन्होंने महाराजा अजीत सिंह की हत्या कर दी थी 23 जून 1724 को, ठीक है। ये हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए। महाराजा अजीत सिंह की हत्या किसने की थी? तो उनके छोटे बेटे का नाम था बख्त सिंह, इन्होंने 23 जून 1724 को महाराजा बख्त सिंह की हत्या की थी। और महाराजा बख्त सिंह ने मुगल बादशाह फर्रुख शेर से संधि कर अपनी लड़की इंद्र कुंवरी का विवाह बादशाह फर्रुख शेर से किया था। इसके बाद में हम पढ़ेंगे वीर राठौड़ दुर्गादास के बारे में, जिनका योगदान अजीत सिंह को बचाने में काफ़ी था और इनकी स्वामी भक्ति अनुकरणीय है। तो वीर राठौड़ दुर्गादास का जन्म तो हुआ 13 अगस्त 1638 को। पूछा जाए कहाँ हुआ, तो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के मंत्री थे जिसका नाम था आस्करण, और इन्हीं मंत्री आस्करण के यहाँ मारवाड़ के सालवा गांव में वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था। कहाँ? सालवा गांव में। और महाराजा जसवंत सिंह के देहांत के बाद राजकुमार अजीत सिंह की रक्षा कर वह उन्हें जोधपुर का राज्य पुण्य दिलाने में वीर दुर्गादास राठौड़ का योगदान रहा था। और राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ की पन्ना धाय के पश्चात दुर्गादास दूसरे व्यक्ति हैं जिनकी स्वामी भक्ति अनुकरणीय है। वीर दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 को हुई थी, ठीक है दोस्तों। और अब हम लास्ट में पढ़ेंगे महाराजा मान सिंह के बारे में। इनसे संबंधित 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो कि इनके गुरु कौन थे, तो गोरखनाथ संप्रदाय के गुरु आयस देवनाथ जो हैं वो महाराजा मान सिंह के गुरु थे। महाराजा मान सिंह गुरु आयस देवनाथ के शिष्य थे। और आयस नाथ देव जो गुरु थे इनके महाराजा मान सिंह के, इन्होंने जोधपुर का राजा बनने की मान सिंह के लिए भविष्यवाणी की थी। तो एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल याद रखना चाहिए कि मान सिंह के जोधपुर का राजा बनने की भविष्यवाणी किसने की थी, तो इनके गुरु आयस देवनाथ ने भविष्यवाणी की थी कि मान सिंह जोधपुर का राजा बनेगा। एक चीज़ तो ये। इसके बाद में दूसरी चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि मान सिंह ने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के महामंदिर का निर्माण करवाया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि जोधपुर के महामंदिर का निर्माण करवाने वाले राठौड़ शासक का नाम बताइए, तो आपका आंसर होना चाहिए मान सिंह, जिसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के महामंदिर का निर्माण करवाया था। और लास्ट इनके बारे में हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि 16 जनवरी 1818 ईस्वी को महाराजा मान सिंह ने अंग्रेज़ों के आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत संधि की थी। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महाराजा मान सिंह ने 16 जनवरी 1818 को अंग्रेज़ों के आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत अंग्रेज़ों के साथ 16 जनवरी 1818 को संधि की थी। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। और ऐसे ही लगातार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।